हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मिशन एनडीए के अंदर हमारा चैप्टर सेट्स, रिलेशन इन फंक्शंस। हमारा सेट्स कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन क्या होता है। तो आज ही हम एक ही दिन में रिलेशन को पूरा फिनिश कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है। हमारे पास रिलेशंस की बात हम करेंगे। तो रिलेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, फिर भी थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देती हूँ आपको ताकि आपको लेक्चर अटेंड करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कि ए और की बी कोई भी, मान लीजिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी आपके पास, उसको हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर in which the first element is belongs to the A and second element is belongs to the set B। यही तो लिखते हैं आप कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स होता है। ऑर्डर पेयर को ऐसे लिखते हैं आप, इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग टू द सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग टू द सेट बी। तो ये आपका क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके एग्जांपल दें हम। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि ए सेट के अंदर मान लीजिए आपके पास 1 2 3 एलिमेंट है और बी सेट है, उसके अंदर ए और बी एलिमेंट है। देन व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी? सो हियर इज 1 एंड ए, 1 एंड बी, 2a 2b। फर्स्ट एलिमेंट ए से लेना है और सेकेंड एलिमेंट कहां से लेना है? बी से लेना है। 3a एंड 3b। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आए आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर? 6 एलिमेंट्स आए। यानी कि यहां से एक और रिजल्ट निकल के आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। जितने एलिमेंट्स ए में होंगे, जितने एलिमेंट्स बी में होंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगे? आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के अंदर। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड हम रिजल्ट्स देखते हैं कुछ क्या होता है फ्रेंड्स। देखना कि कार्टेशियन आपने करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होता है फ्रेंड्स? ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये क्या होगा आपका? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। मतलब अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है ना, उसी तरीके से। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मतलब अगर आपको ये चीज सोल्व करनी है तो आप ये चीज निकाल दीजिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड क्या है आपके पास? ए क्रॉस बी माइनस सी क्या होगा आपके पास? ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ए के अंदर एन एलिमेंट है, बी के अंदर भी एन एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज एन and number of element in B is n, then number of element in A cross B, A cross B में कितने होंगे? A और B की मल्टीप्लाई, यही तो मैंने बताया, n स्क्वायर। और ऐसे ही B क्रॉस A में भी कितने एलिमेंट होंगे आपके पास? n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। ठीक है। अब एलिमेंट्स तो A क्रॉस B में और B क्रॉस A में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि आपका A क्रॉस B इक्वल होगा B क्रॉस A के। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकता है, जब आपका A और B के अंदर सेम एलिमेंट होंगे। यानी कि ए और बी जब आपके इक्वल सेट्स होंगे तभी आपका ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखना, ए क्रॉस बी तो क्या है? 1a 1b 2a 2b 3a 3b। और बी क्रॉस ए करके देखना, इसी से मैं प्रूफ करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बी क्रॉस ए यानी कि a1 a2 a3, b1 b2 एंड b3। क्या ऑर्डर पेयर 1a और a1 इक्वल है? जी नहीं, 1a और a1 तो इक्वल नहीं है। इसका अलग ऑर्डर है, इसका अलग ऑर्डर है। तो b क्रॉस a क्रॉस b के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किस केस में इक्वल होंगे? जब a और b आपके दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम सेट्स होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट कि बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ सेट क्या होता है हमारे पास। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन या बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो हम कि कोई भी अगर आपका सेट ए के अंदर से एलिमेंट आ रहा है, बहुत ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवा रही हूँ, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। ठीक है,
बाइनरी ऑपरेशन तो क्या होता है कि ये मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सेट है, उसके अंदर से आपने कोई दो एलिमेंट उठाए ए और बी, अब आपने ऑपरेशन लगाया, मान लीजिए मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाया, अगर ए क्रॉस बी इस ए के अंदर से बिलोंग कर जाता है, वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। लेकिन बाइनरी रिलेशन की बात करें हम, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन क्या होगा, नॉर्मली रिलेशन की बात करें तो ए एंड बी, इसको रब कर देती हूँ मैं। अब ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट आप ले लीजिए, वो हमेशा क्या होगा, आपका रिलेशन होगा। यानी कि रिलेशन क्या हो सकता है, ए से बी तक, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या बोल सकते हैं आप इसको, कि ए और बी आपके कोई भी दो सेट्स हैं, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, देन द सबसेट ऑफ A cross B is called a relation from A to B। मतलब रिलेशन क्या होगा, A से B तक क्या रिलेशन होगा, A क्रॉस B का कोई भी सबसेट हो सकता है वो, ठीक है। अभी अभी आपने देखा कि 1 2 3 और B क्या था आपका, A B था, है ना, तो उसके अंदर से A क्रॉस B क्या बना था, पूरे के पूरे 6 एलिमेंट आए थे। लेकिन रिलेशन के अंदर वो सारे के सारे A क्रॉस B के एलिमेंट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, उसका कोई सबसेट भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, फिर एक एग्जांपल ही लेते हैं। मान लीजिए आपको डिफाइन करना है रिलेशन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। कहां तक डिफाइन करना है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब अगर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें हम एन क्रॉस एन से, मैंने यही बताया ना कि अगर एक ए से बी तक होगा तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तो यानी कि एन क्रॉस एन का सबसेट होगा रिलेशन, ठीक है। अब एन क्रॉस एन में तो क्या आएंगे, सारे के सारे 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे चलते जाएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे भी चलते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। तो रिलेशन मैंने क्या डिफाइन किया, मान लीजिए, अब चेक करेंगे वो रिलेशन है, रिलेशन हमने क्या डिफाइन किया कि आर हमने कैसे डिफाइन कर दिया, ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट, ए और बी कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, एलिमेंट्स हम लिखते हैं कि रिलेशन के अंदर कब वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं। ये आप ए रिलेटेड टू बी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ए बी आपका आर के अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। ये डेफिनेशन है कि कब करेगा, जब कोई ना कोई रिलेशन डिफाइन होगा। और क्या रिलेशन है कि ए इज स्क्वायर ऑफ बी, ए इज स्क्वायर ऑफ बी, मतलब ए बी से कब रिलेट कर रहा है कि ए बी का क्या है, स्क्वायर है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। तो यानी कि रिलेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट आए, अब फर्स्ट एलिमेंट, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, अब सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर बोला है ना, ए इज अ स्क्वायर ऑफ बी, ए बी का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आए, रिलेशन के अंदर आए। कहां पे आए, सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर। और कैसे है ये, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ए बी आर के अंदर से बिलोंग कर रहा है, कब बिलोंग कर रहा है, जब ए इज अ स्क्वायर ऑफ बी। तो यानी कि आप ये चीज लिखें, ए बी आर के अंदर से बिलोंग कर रहा है, या फिर आप ये चीज लिखे ए रिलेटेड टू बी। इन दोनों का मतलब एक ही है कि मतलब ए किससे रिलेट कर रहा है, बी से रिलेट कर रहा है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है आपको, ए इज अ स्क्वायर ऑफ बी। तो ये किसका सबसेट है, क्या ये एन क्रॉस एन का सबसेट नहीं है, इसके अंदर कहीं ना कहीं तो ये चीजें आएंगी ना, आप चले जाइए इनफाइनाइट तक जाएंगे, कहीं ना 1 1 आ रहा है, कहीं ना कहीं 4 2 आएगा, कहीं ना कहीं 9 3 आएगा, 16 4 आएगा। अब एक चीज और आ जाती है, अब डोमेन क्या होगी और कोडोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, ठीक है। तो डोमेन की बात करें तो डोमेन तो क्या होगा, नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा आपके पास, रेंज क्या हो जाएगा आपके पास, अगर ए इज अ स्क्वायर ऑफ बी है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि बी इज अ स्क्वायर ऑफ ए, आपने ये लिख दिया कि बी इज अ स्क्वायर ऑफ ए, अगर बी ए का स्क्वायर है तो यहां से क्या हो जाएगा, रिलेशन 1 1, ये ठीक है, और यहां से बस अपोजिट हो जाएगा, अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है चीजें। 3 9 और यहाँ पे कितना हो गया 4 16, कि मतलब B इज अ स्क्वायर ऑफ ए, ए का B क्या है, B इज अ स्क्वायर ऑफ ए, B क्या है, A का स्क्वायर है। तो यानी कि डोमेन तो क्या आ गई इसकी, सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4। और रेंज के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, रेंज के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, 1 4 9 16। तो यानी कि रेंज की अगर बात करें तो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होंगे आपके रेंज, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होंगे आपके डोमेन होंगे। आई चीजें समझ कि रिलेशन के अंदर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन तो जहां से रिलेशन डिफाइन होता है, एन से एन है तो डोमेन तो नेचुरल नंबर, रेंज भी कोडोमेन भी क्या नेचुरल नंबर।
अब रेंज क्या होगी, जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें जो सेकंड एलिमेंट होएगा वो किसका एलिमेंट होएगा, आपका रेंज का एलिमेंट। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब करें क्वेश्चन, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। बस एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको कि अब बाइनरी बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन अगर वो ए क्रॉस ए का सबसेट है तो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट हो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। कैसा रिलेशन बोलेंगे, बाइनरी, क्योंकि कहां से कहां जा रहा है, ए क्रॉस ए से जा रहा है, यानी कि ये रिलेशन एक टाइप से क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एन का सबसेट है तो क्या रिलेशन है, एक टाइप का बाइनरी रिलेशन। ठीक है, खुद से खुद पे ही जाता है तो उसका सबसेट होता है, तो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका बाइनरी रिलेशन ऑन द सेट ए, यानी कि रिलेशन कहां से कहां तक जा रहा है, ए से ए तक जा रहा है, तो ए क्रॉस ए का सबसेट है, इसका मतलब ये बाइनरी रिलेशन है ए के ऊपर। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हमें पता करने हो तो मान लीजिए ए में कितने एलिमेंट हैं, आपके पास एम एलिमेंट है, और बी में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, और एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम ए से बी, तो कितने रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्टली, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कितने होंगे रिलेशन, 2⁻m, मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में आपके कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए सेट से लेके बी सेट, तो कितने रिलेशन आप बना सकते हैं ए सेट से बी सेट तक, 2⁻m आप रिलेशंस बना सकते हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो इतना ही अभी हमने थोड़ी थ्योरी कर ली है बाइनरी ऑपरेशन एंड रिलेशन की, फिर हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ट्रांजिटिव। ठीक है, सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम इनसे रिलेटेड क्या कर लेते, क्वेश्चंस कर लेते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब करते हैं तो क्वेश्चंस कुछ। तो क्वेश्चंस के अंदर देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बार मैं रफ कर देती हूँ, फिर हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास। अब समझ आया आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इतना ही काफी है आप लोगों के लिए जानने के लिए कि रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे रिलेशंस को आप डिफाइन करते हैं, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको इन शॉर्ट बता दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। ए सेट दिया आपको 1 2 5 6, बी सेट दिया आपको 1 2 3, देन व्हाट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन क्या होगा आपको बताना है। देखिए ए सेट क्या दिया हुआ है, मैं लिख लेती हूँ एक बार, 1 2 5 6 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, और बी सेट दिया हुआ है आपके पास 1 2 3, देन आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, इसको कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिजल्ट भी करवाया था आपको कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन चल रहा है ना आपका, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मैंने क्या बताया था अभी अभी आपको, क्या होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। उस रिजल्ट को भी आप यूज कर सकते हैं ये वाला वैसे, कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखना दोनों में क्या है चीज कॉमन, यहां से देख लीजिए। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्टली निकालना है तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से निकाल दीजिए। ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी निकालिए फटाफट से, ए क्रॉस बी यानी कि 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 एंड 6 3। बी क्रॉस ए निकालिए फ्रेंड्स, बी क्रॉस ए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बी का उठाना है, सेकंड एलिमेंट ए का, तो फर्स्ट एलिमेंट बी का, तो 1 1 1 2 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 5 एंड 3 6। अब देखिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 1 आ रहा है दोनों में, बिल्कुल आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है दोनों में, 1 2 भी आ रहा है दोनों में, और क्या आ रहा है दोनों में, 2 1 आ रहा है दोनों में, 2 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, और कुछ आ रहा है कॉमन, 1 1 1 2 2 1 2 2। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं से कुछ भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 1 है, 2 3 है, 3 2 है, और कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं है, देख लेना आप। ठीक है, तो यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए आपका क्या निकल के आया, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना इजी सा क्वेश्चन। कोई दिक्कत हुई बताइए, नहीं हुई ना कोई दिक्कत, करें सेकंड क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, रफ कर दूं मैं इसको,
तो इसको रफ कर देते हैं, फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास। इफ ई ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन सी इज 5, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इक्वल टू, इसके इक्वल होगा आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, सारे ऑप्शन रीड आउट कीजिए, फिर हम देखते हैं क्या मैच होता है। हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, अभी जो मैंने आपको बताया था, रूल आपको बताया था, उसको क्या लिख सकते हैं आप, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी, मल्टीप्लाई करना जरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। अब इसने ए क्रॉस सी तो क्या दे दिया, 5 दे दिया, ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी तो क्या दिया हुआ, 5, तो 5 की क्रॉस प्रोडक्ट आप किसी के साथ भी कर लेना। मैंने अभी नॉन एम्प्टी सेट्स का बताया था, अब एम्प्टी सेट्स क्या आ गया कि 5 आपका क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की आप किसी के सेट के साथ भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करते हैं, हमेशा आपका आंसर क्या निकल के आता है, 5 निकल के आता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए, आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, सेट्स ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स विल ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव कॉमन। मतलब क्या कह रहा है ये कि ए सेट में और बी सेट में दोनों में एन एलिमेंट कॉमन है, एन एलिमेंट कॉमन है, यानी कि अब मैंने क्या बताया था आपको, अब मैंने क्या बताया था आपको कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही कंडीशंस पे इक्वल हो सकते हैं जब आपका ए और बी इक्वल हो। ध्यान से समझना कंसेप्ट को। अब इसने क्या बोला, दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है, एन एलिमेंट कॉमन है ना, यानी कि सेम इसके अंदर एन एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में भी एन एलिमेंट, आई चीजें समझ में। तो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बन गए, टोटल एन स्क्वायर, और बी क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट बन गए जो कॉमन है वो एन स्क्वायर, क्योंकि ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, एन स्क्वायर होते हैं। ए क्रॉस बी जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं वो क्या निकल के आती है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। अब कॉमन कितने हैं, हमें तो वो देखने हैं ना, ए और बी में कॉमन कितने हैं। अब कॉमन कितने हैं, दोनों में कॉमन एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। क्यों होंगे कॉमन, क्योंकि ए और बी में दोनों में कॉमन एन एलिमेंट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, जितने कॉमन है। तो ए में एन थे, बी में एन थे, टोटल कितने कॉमन आ गए आपके पास, एन स्क्वायर एलिमेंट आपके पास कॉमन आ गया। एग्जांपल दूं आपको, करके दिखाऊं, चलिए एग्जांपल हो लेते, ज्यादा पजल हो रहे हैं तो। मान लीजिए आपके पास है 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 1 2 एंड 4। अब देखना ध्यान से, ए में कितने एलिमेंट और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है, यानी कि ए क्रॉस बी करें और बी क्रॉस ए करें, दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन होने चाहिए, 2 का स्क्वायर, 4 एलिमेंट कॉमन आने चाहिए। देखना अभी आते हैं क्या नहीं आते, हर चीज को एग्जांपल से करके बताऊंगी चलो आपको, ठीक है। हम थ्योरी से कुछ भी नहीं करेंगे, ए क्रॉस बी निकालिए, टाइम तो लगेगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा। 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 4 3 1 3 2 3 4, ये निकल गया आपका ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए निकालिए आप, क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3, जो कॉमन आ रहे हैं उनको राउंड भी लगाते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट 2 1 2 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 2 2 3 एंड 2 2 3 तक जाएगा ना, 2 1 2 2 एंड 2 3। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 4 1 4 2 एंड 4 3। देखना कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। उसके बाद कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। कितने एलिमेंट कॉमन आए, 4 एलिमेंट, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। एग्जांपल से भी मैंने करवा दिया, ठीक है। तो जितने एलिमेंट ए और बी में कॉमन होंगे, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा। कितने का स्क्वायर, एन का। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देख लेते हैं अभी हम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है।
सेट ए आपको दिया हुआ है -1 2 5 8 और सेट बी आपको दिया हुआ है 0 1 3 6 7 आर बी द रिलेशन इज 1 लेस देन फ्रॉम ए टू बी, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स विल आर कंटेन। अब रिलेशन आ गया आपके पास, तो रिलेशन हमें बनाना है और आपको बताना है कितने एलिमेंट होंगे रिलेशन के अंदर। तो ए सेट क्या दिया हुआ है आपको -1 2 5 8 और बी सेट क्या दिया हुआ है आपको 0 1 3 6 7। अब आर रिलेशन क्या दिया हुआ है, वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं आर के अंदर सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, या ये लिखने की जरूरत नहीं है, ए भी आ गया तो मतलब रिलेट कर रहा है, ए इज 1 लेस देन बी। ए बी से कितना कम है, एक कम है। देखना अब बी कितना है, 0 है। अब -1 0 से कितना कम है, एक कम है ना, तो पहला एलिमेंट क्या आ गया -1 0। दूसरा अब देखना और कौन कम है, 2 3 से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। 5 6 से कितना कम है, 1 कम है, आ गया 5 6। और कुछ बचा आपके पास, और तो कुछ भी नहीं है। पहला एलिमेंट कहां से उठाना है, ए से उठाना है, दूसरा एलिमेंट कहां से उठाना है, बी से आपको उठाना है। ठीक है, आई चीजें समझ, ठीक है, क्योंकि हमें पहला एलिमेंट तो ए से उठाना है ना, हमें देखना है कि ए बी से 1 कम होना चाहिए। -1 0 से 1 कम है, -1 1 से तो 2 कम हो गया, -1 3 से 4 कम हो गया, ऐसे ही ज्यादा कम हो गया, लेकिन हमें तो सिर्फ 1 लेस देने। तो कितने एलिमेंट आए आपके पास, 3 एलिमेंट आए आर के अंदर। रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट आए आपके पास, 3 एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हमारे 5th आता है, सॉरी 5th क्वेश्चन नंबर में क्या है देखना। Consider the following with regards to a relation R on a set of real number defined by x is related to y if and only if 3x plus 4y is equal to 5। आपको ऑप्शन चेक करना है कि कौन कौन से x और y आपस में रिलेट करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, 3x plus 4y is equal to 5 और x रिलेट करता है y से। अब चेक कीजिए पहला ऑप्शन क्या है, 0 रिलेटेड टू 1, यानी कि अगर x और y की जगह हम पुट करें तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन, तो पुट करना। 3 into 0 4 into 1 is equal to 5 आ रहा है क्या, 4 is equal to 5 नॉट पॉसिबल, तो यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाला चेक कीजिए ऑप्शन, नेक्स्ट वाला चेक कीजिए ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, 1 रिलेटेड टू 1/2, क्या 1 और 1/2 रिलेट कर रहे हैं, देखना 3 into 1 प्लस 4 into 1/2 इज इक्वल टू 5 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, एब्सोल्युटली आ रहा है, 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि सेकंड ऑप्शन आ गया। ठीक है, यानी कि बी वाला हो गया करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं थर्ड की बात, 2/3 क्या 3/4 से रिलेट कर रहा है, x की जगह 2/3 पुट कीजिए, 3 into 2/3 प्लस 4 into 3/4, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 + 3 फिर से कितना आ गया, 5 आ गया, फिर से कितना आ गया आपके पास 5, यानी कि आपका सेकंड भी करेक्ट है, आपका थर्ड भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ आपका, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। इस टाइप से क्वेश्चन देता है आपको, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको देगा मैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं। इससे आपने ये कंसेप्ट चीजें पढ़ ली ना आपने कि एक्स वाई से कैसे रिलेट करता है, वाई एक्स से ए क्रॉस बी में क्या एलिमेंट है, बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, रिलेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाने वाली। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, लेट M be the set of man and R is a relation is son of defined on M, then R is, आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन ये हो सकता है। अब यानी कि इससे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ इन सब चीजों का, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, हम वो चीजें देखते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन कई बार पूछ लेता है वो, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई भी रिलेशन है, ए से ए के ऊपर डिफाइंड हो रहा है ना, इसको आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे, जब जब ए का एलिमेंट ए के साथ ही रिलेट करे। मतलब इसका एक एलिमेंट आपने ए लिया, वो ए के साथ ही रिलेट करे। मतलब आपने 1 उठाया तो 1 1 के साथ ही रिलेट करना चाहिए, 2 2 के साथ ही रिलेट करना चाहिए, 3 3 के साथ। यानी कि एलिमेंट्स की इमेज, इमेज क्या होती है, जो रेंज के एलिमेंट होते हैं, जो रेंज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इमेज बोल देते हैं, है ना। यही तो होता है कि रिलेशन के अंदर जैसे ही एलिमेंट होते हैं 1 2 मान लीजिए, 2 3 3 4, तो 1 की इमेज क्या है,
टू की इमेज क्या है, थ्री की इमेज क्या है, 4, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो पहले फिलहाल आपको ये जानना काफी है कि आपका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। जब आपका 1 1 से रिलेट कर जाए, मान लीजिए 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, 3 3 से, 4 4 से, यानी कि इस ए के जितने एलिमेंट हैं, चाहे कितने भी एलिमेंट हो, वो एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, तो उस रिलेशन को आप क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। तो यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन में वो सारे के सारे ए आएंगे जो कहां से बिलोंग करते हैं, आपके ए के अंदर से बिलोंग करते हैं। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। यानी कि ऑर्डर पेयर के अंदर सेम एलिमेंट आने चाहिए, तभी आप उसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्लियर हुआ। इसका एग्जांपल दूं, मान लीजिए ए सेट है आपके पास 1 2 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन आई आर से जिसको मैंने डिनोट किया क्या होगा, 1 1 2 2 एंड 3 3। 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, खुद के साथ, 2 2 के साथ ही रिलेट कर रहा है, खुद के साथ ही कर रहा है, 3 3 के साथ ही रिलेट कर रहा है, खुद के साथ ही, किसी और एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं कर रही। इसका मतलब कैसा रिलेशन है आपके पास, आइडेंटिटी रिलेशन है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन में मतलब क्या आ जाता है आपके पास, अगर रिलेशन आपका ए टू ए डिफाइन हो रहा है, तो जो ए क्रॉस ए होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्यों होगा, जो, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सारे सेट्स का सुपर सेट होता है, या जिसके अंदर जितने भी सेट्स ले लो वो सारे के सारे सेट इसके सबसेट होंगे। अब रिलेशन तो क्या होता है, इस ए क्रॉस ए के सबसेट्स होते हैं। अगर रिलेशन ए टू ए जा रहा है तो ए क्रॉस ए के सबसेट्स होंगे सारे के सारे रिलेशंस, है ना। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट, बड़े से बड़ा सेट क्या बन गया आपके पास, ए क्रॉस ए बन गया। क्लियर हुई चीजें। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए आपका क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट ए। अगर आप सिंगल सेट की बात कर रहे हैं तो सिंगल सेट के ऊपर यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा आपका, ए क्रॉस ए होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब बात करें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन की। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज का लेक्चर देखने के बाद आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब जब आपका ए किससे रिलेट कर जाए, ए से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ए आपका ए के साथ रिलेट करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि रिलेशन के अंदर जब खुद एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर जाता है तो वो रिलेशन कैसा होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, चाहे वो किसी और के साथ रिलेट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। लेकिन आइडेंटिटी में क्या कहता है, सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट करना चाहिए और किसी के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद के साथ तो रिलेट करना ही करना चाहिए और किसी के साथ भी रिलेट कर सकता है। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। जैसे देखिए मैं डिफाइन करके बताती हूँ अभी, कि मैंने यहाँ पे रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3 1 3 एंड 1 हो गया, चलिए 2 3। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन मैं कहूंगी रिफ्लेक्सिव है। क्यों है रिफ्लेक्सिव, आप कहेंगे क्यों है मैडम रिफ्लेक्सिव, अरे सारे ए के एलिमेंट, कितने एलिमेंट, ए में 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। 1 1 के साथ कर रहा है, 2 2 के साथ कर रहे हैं, 3 3 के साथ कर रहे हैं, 1 3 के साथ कर रहे हैं, कोई नहीं है, करने दीजिए। 3 2 3 के साथ कर रहे हैं, करने दीजिए, हमें क्या मतलब, हमें तो रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, खुद एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट करना चाहिए ना, चाहे और किसी के साथ कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। तो ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये आइडेंटिटी तो नहीं है ना। आइडेंटिटी में तो सिर्फ खुद के साथ ही, सिर्फ वही एलिमेंट आने चाहिए जो खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं। हुई चीजें क्लियर, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन तो हमेशा ही रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है आइडेंटिटी। अब ये रिफ्लेक्सिव था तो ये आइडेंटिटी नहीं है ना, तो ये आइडेंटिटी कब होगा, जब ये एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं होंगे। तो ये रिलेशन क्या हो गया, अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये आइडेंटिटी भी हो गया। हुई चीजें क्लियर, समझ आया। और ये रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी है और साथ के साथ क्या भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ रिलेट करना चाहिए, बाकी चाहे किसी के साथ रिलेट करे चाहे ना करे। क्लियर हुई चीजें, आया समझ। करें अभी नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। रफ कर दो ना इसको, चलिए एक बार रफ कर देते हैं फिर देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। हर एक को एग्जांपल से समझा रही हूं मैं फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी रटने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब ए की सेट की हम बात कर रहे हैं, अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, और ए और बी कहां से आ रहे हैं, आपके ए से आ रहा है, अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है
तो बी भी आपका ए के साथ रिलेट करना चाहिए, तब आप बोल सकते हैं कि वो रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए सेट है आपका 1 2 3 और रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, इसके अंदर अगर 1 1 और 1 2 है, तो अगर 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आना चाहिए, 2 3 आ रहा है तो 3 2 भी आपका आना चाहिए। मतलब अगर ए बी सेट में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आपका सेट में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है तो बी भी ए के साथ रिलेट करना चाहिए, तो वो रिलेशन कैसा होगा आपका, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आई चीजें समझ क्लियर हुआ। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए, 2 3 कर रहा है तो 3 2 भी करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, अगर ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए किससे रिलेट करना चाहिए, सी से रिलेट करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर यही सेट दिया हुआ है हमें, अगर 1 1 आ गया यहाँ पे और 1 2 आ गया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 3 आ गया तो 1 3 भी आना चाहिए। ठीक है, अब बात बन जाएगी। देखना इसने क्या बोला है, अगर आपका ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी करना चाहिए। अब देखना 1 1 कर रहा है, 1 2 कर रहा है, बी बी सेम है ना एलिमेंट, यहाँ भी तो 1 2 भी कर रहा है, 1 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी आपका बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल कर रहा है। 1 3 रिलेट कर रहा है, 1 3 के साथ रिलेट कर रहा है, यानी कि ये रिलेशन कैसा हो गया आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया आपका, ट्रांजिटिव। आई चीजें समझ क्लियर हुआ, कंसेप्ट कोई दिक्कत नहीं है। एंटी सिमेट्रिक की बात करें, चलिए अब बात कर लेते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और एक चीज और बता देती हूँ मैं, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन भी, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर तो सारे के सारे आ जाते हैं ना, तो यूनिवर्सल रिलेशन भी हमेशा सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी, तीनों ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए बी से रिलेट कर रहा है और बी भी ए से रिलेट कर रहा है, अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी ए के साथ रिलेट कर रहा है, तो ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो रिलेशन क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। अब देखना जरा, ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, बी रिलेट कर रहा है ए के साथ, क्या ये 1 और 2 आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो ये तो इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। आई चीजें समझ में, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी ए बिलोंग कर रहा है, 2 3 3 2 रिलेट कर रहे हैं आपस में, लेकिन क्या 2 और 3 आपस में इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कैसे आप बना सकते हैं, आपका सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है, क्या हो सकती है वो, या तो वो रिलेशन आइडेंटिटी होना चाहिए, आइडेंटिटी होगा तो यानी कि उसके अंदर 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3। अब देखना 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 1 के साथ, ए बी के साथ, बी ए के साथ, और दोनों आपस में इक्वल भी हैं। ए बी के साथ, बी ए के साथ, दोनों आपस में इक्वल भी हैं। ए बी के साथ, बी ए के साथ, दोनों आपस में इक्वल है, या तो ये चीज पॉसिबल, या फिर या तो ए बी के साथ रिलेट करना चाहिए या बी ए के साथ रिलेट करना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। दोनों एक साथ आ गए तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। यानी कि कोई भी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कब होगा, जब उसके अंदर अगर 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है और 1 2 आ रहा है, 1 2 कर लेती हूं मैं यहाँ पे और कर लेती हूँ 3 2। अब ठीक है, अब ठीक है, अब तो ये रिलेशन क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, 1 1 आ रहा है और 1 2 आ रहा है, ठीक है, 1 2 आ रहा है, ये रिलेशन क्या होगा आपका, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा, अब देखना 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी भी ए के साथ रिलेट कर रहा है, दोनों इक्वल भी है। अब 1 2 बिलोंग कर रहा है, अब ये भी नहीं सकते, ये भी हटा दीजिए बेशक, इतना लंबा भी लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतने से समझ आ जाएगा। अब 1 2 बिलोंग कर रहा है, अगर इसके अंदर 2 1 बिलोंग करता, रिलेशन के अंदर 2 1 के साथ रिलेट करता, तो 1 और 2 आपस में इक्वल होने चाहिए, यही कहता है ना कंडीशन एंटी सिमेट्रिक। अब जब इसके अंदर 2 1 नहीं आ रहा है, जब इसके अंदर 2 1 ही बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए और बी तो हमें इक्वल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि जब आपको रिलेशन एंटी सिमेट्रिक दिखाना हो ना, तो दोनों के अंदर से कोई एक एलिमेंट दिखा दीजिए कि या तो ए बी के साथ रिलेट कर रहा है या बी ए के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, एंटी सिमेट्रिक। तो यानी कि ये रिलेशन किसका एग्जाम्पल है आपका, एंटी सिमेट्रिक का एग्जाम्पल। आई चीजें समझ क्लियर हुआ। यानी कि कोई भी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक कब होगा आपका, जब आपका ए तो बी के साथ रिलेट करेगा, ए तो बी के साथ रिलेट करेगा, ए रिलेटेड टू बी, बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, देन द रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। दूसरी डेफिनेशन ये है, जब आपको चेक करना हो कि रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है, ए बी के साथ रिलेट कर जाए लेकिन बी ए के साथ रिलेट ना करे, तो वो रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली एंटी सिमेट्रिक।
लेकिन अगर वो ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, बी ए के साथ रिलेट कर रहा है, तो ए और बी दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। उस केस में भी रिलेशन क्या होगा आपका, एंटी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे देखना 1 2 के साथ रिलेट कर रहा था, लेकिन 2 तो 1 के साथ नहीं कर रहा ना, 2 1 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिलेशन क्या है आपका, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब करें इसके क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड, अब इसके क्वेश्चंस की बारी आती है। अब करते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि सिमेट्रिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। जो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा था वही क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे अभी, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर। अब बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अंदर रिलेशन क्या दिया हुआ था, क्या रिलेशन दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि इज अ सन ऑफ, इज अ सन ऑफ। तो आपने बताना है कि कौन सा रिलेशन पॉसिबल है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव। आप मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कब होगा। समझिए बस चीजों को, और कुछ नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए के साथ रिलेट करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी रिलेशन क्या दिया हुआ है, इज अ सन ऑफ। क्या कोई बंदा खुद का सन हो सकता है क्या, क्या आप खुद के सन या खुद की डॉटर हो सकते हैं। मैं खुद की डॉटर हो सकती हूँ, नहीं ना। मैं अपने पापा की डॉटर हूँ, अपने मदर की डॉटर हूँ, है ना। तो इसका मतलब खुद का खुद के साथ तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज ए इज नॉट अ सन ऑफ ए, नॉट अ सन ऑफ ए। ए खुद का सन तो नहीं हो सकता ना, ए बी का सन तो हो सकता है ना, बी उसका फादर हो सकता है, तो ए खुद का तो सन नहीं हो सकता। इसका मतलब ए इज नॉट रिलेटेड टू इट, तो ए रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की, कि मान लीजिए ए बी से रिलेट कर रहा है, यानी कि ए इज अ सन ऑफ बी। ए अगर बी का सन है, ए अगर बी का सन है, तो सिमेट्रिक क्या कहता है, बी भी ए के साथ रिलेट करना चाहिए, यानी कि बी भी ए का सन होना चाहिए। अगर ए बी का सन है तो बी तो ए का फादर हुआ, बी ए का सन थोड़ी ना हुआ। आई चीजें समझ में। तो यानी कि ये क्या हो सकता है, अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है तो बी ए के साथ रिलेट नहीं करेगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है और बी सी के साथ रिलेट कर रहा है, तो ए बी सी के साथ रिलेट करना चाहिए, ये बोल रहा है। अब देखना, अगर ए बी का सन है, ए इज अ सन ऑफ बी एंड बी इज अ सन ऑफ सी, देन हमें प्रूव करना है कि ए इज अ सन ऑफ सी। अगर ए बी का सन है और बी सी का सन है, तो ए सी का सन होगा। क्या ये चीज पॉसिबल है, ए सी का तो ग्रैंड सन होगा। अब बी ए का क्या हुआ, फादर, और सी बी का क्या हुआ, फादर। तो सी ए का क्या हुआ, ग्रैंड फादर हुआ ना, दादा दादाजी हुआ या दादी जी हुई, है ना, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर। सन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए इज अ सन ऑफ सी, यानी कि ए सी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो रिलेशन कोई भी नहीं बना। तो नॉट नो नाइदर रिलेशन इज पॉसिबल, कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं है। इज पॉसिबल यानी कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही आपका ट्रांजिटिव है। कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं हुआ। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ फ्रेंड्स कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। रफ कर दूं मैं इसको, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, एंड रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रिलेशन आर, डिफाइन किया है आपको 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3 ऑन अ सेट इज। आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। अब देखना रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, और सेट आपको क्या दिया हुआ है, 1 2 3 1 2 3। अब मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, खुद का रिलेशन खुद के साथ तो होना ही चाहिए। अब देखना, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है ना। खुद एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करे, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव हो गया। आप चेक करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर 1 2 रिलेट कर रहा है तो 2 1 भी रिलेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 1 मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा ना कहीं भी 2 1। तो यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि 1 2 तो आपका आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 आपका आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। आप चेक कर लेते ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में क्या होना चाहिए, 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है, 2 3 अगर बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, एब्सोल्युटली कर रहा है। हर एक चीज, हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ट्रांजिटिव की, तो यानी कि रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया है, ट्रांजिटिव भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। आई चीजें समझ।
क्लियर हुआ? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, लेट n बी द सेट ऑफ द इंटीजर a इज a relation R on n is defined as xy where xy is greater than 0 और xy belongs to natural number, then which of the following is the correct? आपको बताना है क्या कौन सा करेक्ट है, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, या फिर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस की डेफिनेशन देखना, कुछ ना कुछ चीजें निकल ही आती है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है देखना, नेचुरल नंबर के सेट पे दिया हुआ है, कैसे कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव में क्या है? खुद का खुद के साथ, यानी कि एक्स का एक्स के साथ। अब मुझे बताइए एक्स इंटू एक्स, एक्स के स्क्वायर क्वांटिटी तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, यानी कि क्या होगा? खुद खुद के साथ रिलेट कर गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब एक्स इज रिलेटेड टू एक्स। तो रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में तो वाई एक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए, यही कंडीशन कहती है रिफ्लेक्स सिमेट्रिक की। अब देखना एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 0 है तो वाई एक्स भी तो ग्रेटर देन 0 होगा ना। 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 कर दो, आना तो ग्रेटर देन 0 ही है, कुछ और तो नहीं आना है ना। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक भी हो गया। आई चीजें समझ क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। ट्रांजिटिव, अब अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, वाई और जेड भी ग्रेटर देन 0 है, तो हमें प्रूव करना है कि एक्स जेड भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अब एक चीज बताइए मुझे, क्या कह रहा है कि ये क्या है आपका? सेट ऑफ इंटीजर्स है, कुछ और तो नहीं है ना। अब ग्रेटर देन 0 कब हो सकते हैं? या तो दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। ये भी ग्रेटर देन 0 कब हो सकते हैं? या दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। अब ये ग्रेटर देन 0 कब हो सकते हैं? या दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। अब मान लीजिए ये दोनों क्या है? नेगेटिव। ये दोनों क्या है? नेगेटिव। मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे। मान लीजिए ये -2 है, दूसरा -3 है, ये x है, ये y है। अब कितना आ गया? 6 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, कंडीशन देख रहे हैं हम। अब y और z वो भी ग्रेटर देन 0। अब अगर y आपने नेगेटिव लिया है यहाँ पे तो z भी क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। तो y अगर आपने -3 लिया है, y की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, कि यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, यहाँ पे कुछ और, y की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो z मान लीजिए आपने ले लिया -4 ले लिया, तो -3 इंटू -4 कितना आया? 12, वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब x कितना है? -2, z कितना है? -4, -2 मल्टीप्लाई -4, ये कितना हुआ? 8, ये भी तो आपका ग्रेटर देन 0 आया नहीं आया? इसका मतलब अगर x y से रिलेट कर रहा है और y z के साथ रिलेट कर रहा है तो x भी z के साथ रिलेट कर रहा है। ये रिलेशन क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव भी हो गया, रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिलेशन क्या हो गया आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या हो गया आपका? रिलेशन इक्विवेलेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फ्रेंड्स आज का हम, ठीक है? तो आपका रिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी हुई है, ठीक है? या फिर आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड, 9th क्वेश्चन क्या है आपका? इफ अ सेट A contain 4 elements, then what is the number of element in A cross PA? अब A में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है। हमें बताने A क्रॉस PA में कितने एलिमेंट। ये क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, कार्टिजन प्रोडक्ट। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? जितने एलिमेंट A में होंगे और जितने एलिमेंट P ऑफ A में होंगे उन दोनों की प्रोडक्ट। ये तो मैंने बताया कि A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। अब A में कितने एलिमेंट दिए हुए? 4। P ऑफ A में, पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट होंगे? 2 रेशो दी पावर n, और n कितना है? 4। तो यानी कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4, और इसमें कितने एलिमेंट है? 2 रेशो दी पावर 4। तो टोटल कितने एलिमेंट आ गए आपके पास? 64 एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास? 64। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत रिलेशन के अंदर? आई थिंक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमने पूरा का पूरा रिलेशन हमने कवर कर लिया है। फिर भी आपको लगता है कोई भी डाउट है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप या तो मुझे मेल करके बता सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर कैसा लगा है मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ और आपका सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर से बोलूंगी, जल्दी से
को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आप टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप लेक्चर टाइम टू टाइम अटेंड करते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।